हाय गाइस, मेरा नाम है पारस भाटिया और आप आ चुके हैं सारे स्टॉक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन प्लान अ यूएस ट्रिप। हमारा बजट कितना होना चाहिए, उस ट्रिप को प्लान करने के लिए कितना पैसा लगेगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे पूरा ट्रिप प्लान किया जाएगा। और मैंने कौन से फैक्टर्स ऐसे डिसाइड किए थे जब मैं अपना पूरा ट्रिप प्लान कर रहा था। ये वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा फैक्टर्स बता पाऊंगा। साथ में हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर हम एक हफ्ते का ट्रिप प्लान करते हैं तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा अगर यूएस में हम होते हैं तो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, अपने पास पूरी एक लिस्ट बना रखी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो आपको भी डिसाइड करने पड़ेंगे अगर आप यूएस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और अगर यूएस का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी पूरी लिस्ट में से देख के बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने भी पूरा नोट डाउन करा था जब मैं अपना ट्रिप प्लान कर रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आई थिंक, कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप ट्रैवल कर सके, एंड दैट इज़ पासपोर्ट। तो पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं passport.gov.in की साइट पे जाके, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी कंट्रीज़ का तो अलग अलग होगा, बट अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इसी साइट पे जाके passport.gov.in पे जाके आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। और पासपोर्ट को आपका जब बन जाएगा, एंड देन उसके बाद वो एक आपका डॉक्यूमेंट हो गया कि आपको वो जो रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने के लिए। देन सेकंड चीज़ आएगी वीज़ा। अब आपको यूएस के लिए जो एक ट्रैवल का वीज़ा चाहिए होता है वो होता है B1 B2 वीज़ा। और इस वीज़ा के लिए किस तरीके का पूरा प्रोसेस, ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी। ये मैं आपको आई बटन पे लिंक डाल दूंगा इसका, कि आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मैंने पूरा अपना प्रोसेस करा था पूरा वीज़ा लेने के लिए। बट इस वीज़ा को लेने की कॉस्ट जो आती है वो आती है $185। तो अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपका पासपोर्ट है तो सबसे पहला कॉस्ट, तो अगर आपका ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो वीज़ा का ही कॉस्ट आएगा। $185 की आपकी कॉस्टिंग आएगी। और इसी में ही बायोमेट्रिक भी इसी में ही इंक्लूड होता है, इसकी फ़ीस अलग से नहीं देनी पड़ती, बायोमेट्रिक फ़ीस इसी में इंक्लूड है। बट बायोमेट्रिक कहाँ पे है, अब उसमें आने जाने का कॉस्ट वो आपको अलग से वैरी करता है। जैसे कि मेरा बायोमेट्रिक मुंबई में हुआ था, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से मुझे मुंबई जाना पड़ा था। अपनी फ़्लाइट करा के मैं गया, चाहे आप ट्रेन ले सकते हैं, कैसे भी आप पहुँच जाए, एंड देन आपको वहाँ बायोमेट्रिक देना होगा। और बायोमेट्रिक की कोई कॉस्ट नहीं होगी आपको। जो DS-160 फॉर्म आप प्रोसेस में भरा था आपने, जो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपने भरा था, वही आपको उसका कंफर्मेशन पेज बार कोड के साथ होता है, और वो और एक वैलिड पासपोर्ट आपको अपना लेके जाना होता है, और बायोमेट्रिक आपका वहाँ हो जाता है। बायोमेट्रिक में से फिंगरप्रिंट्स एंड आपकी पिक्चर क्लिक करी जाएगी, यही उनका एक बायोमेट्रिक प्रोसेस होता है। तो ये तो आपका एक अलग से कॉस्ट हो गया कि अगर आपको बायोमेट्रिक करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं पे भी हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, मुंबई हो सकता है, जहाँ आप अप्लाई करते हैं आपको वीज़ा के दौरान में प्रोसेस में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहीं का मिलेगा। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन डिफर करता है कि कहाँ पे आपको जल्दी मिल रहा है, कहाँ पे आपको थोड़ा टाइम बाद मिल रहा है, कि आप वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ आपके टोटली डिपेंड करती है। देन उसके बाद आता है इंटरव्यू, जो इमिग्रेशन का। अब इंटरव्यू इमिग्रेशन का आपका कहाँ पे होता है, वो अगर आप जहाँ पे रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, किसी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ पे कई सारे सेंटर्स हैं, इनके अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे आपको मिल गया। बट अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं और वहाँ से आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए किसी और सिटी में, तो उसकी कॉस्टिंग वो आप सब्जेक्टिव है, कि आप डिपेंड करता है कि कितनी लग रही है आपकी। तो ये तो मेन इनिशियल कॉस्ट हो गई, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी आपको ट्रैवल करने के लिए पूरा प्लान। आप क्या समर्स में जाना चाहते हैं या विंटर्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप समर्स में जाना चाहते हैं तो वो मई जून जुलाई, ये वाला एक टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं यूएस का। और अगर आप विंटर्स में जाना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर जनवरी, बट उस समय में ठंड बहुत होती है क्योंकि बर्फ़ वहाँ गिरती है। अगर आप स्नो पसंद है और आप न्यू ईयर ईव और क्रिसमस के लिए जाना चाहते हैं, तो वो वाला मंथ आपके नवंबर दिसंबर जनवरी का आएगा। बट उस टाइम पे सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि वो सबसे महंगे मंथ है यूएस में ट्रैवल करने के लिए। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप गर्मियों के महीने में जाइए, क्योंकि कॉस्टिंग कम रहती है उस टाइम पे। तो ओवरऑल आपको टाइम पहले प्लान करना है कौन से टाइम पे जाना है। अब उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी फ्लाइट टिकट्स। कोशिश कीजिएगा फ्लाइट ना 2 से 3 महीने पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप जितना टाइम पहले फ्लाइट कर देंगे उतने ही आपका टिकट्स का प्राइस कम से कम मिलेगा आपको। तो मैंने जब सर्च करा था, और इसके लिए ऑप्शंस, आपको सर्च करने के ऑप्शन जो सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं, स्काई स्कैनर और गूगल फ्लाइट्स। अगर आप इन पे चेक करेंगे तो आई थिंक सबसे रीजनेबल प्राइस मिलता है। तो अगर आप इन पे चेक करेंगे, आपको जो प्राइस आएगा एवरेज, जो मैंने देखा है एवरेज प्राइस, एक बंदे का प्राइस ऑलमोस्ट 80 से 1 लाख के बीच में आता है। 80,000 से 1 लाख के बीच में मतलब आना जाना, यूएस से आना जाना।
अब वो आप कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं वो आपको उसमें देखना होगा, बट जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 80 से 1 लाख के बीच में आएगी। और फ्लाइट्स भी बहुत सारी है, मतलब अगर आप एक पोलैंड की फ़्लाइट है LOT, वो बड़ी सस्ती पड़ती है। अमेरिकन एयरलाइंस है, कतर एयरवेज़ है। कतर एयरवेज़ से मैं गया था, ये वाला वीडियो मैंने उसका बना भी रखा है। दिल्ली टू न्यूयॉर्क की एक जर्नी थी, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वो आई बटन पे आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब होटल्स का एवरेज कॉस्ट वहाँ पे ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। अब आप कौन सा इंसान किस टाइप के होटल में रहना चाहता है, किस जगह पे रह रहा है, बहुत फैक्टर मतलब मैटर करते हैं। किस सिटी में आप जा रहे हो, क्योंकि अगर आप मेन डाउनटाउन एरियाज, मतलब डाउनटाउन एरिया मतलब शहर का जो एक मेन प्रोमिनेंट एरिया है, जो कमर्शियल हब भी कह सकते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, वो डाउनटाउन एरिया होता है। तो अगर वहाँ पे होटल लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा आउटर में ले लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो एवरेज कॉस्टिंग जो मुझे लगता है कि जो पड़ी थी, वो $100 से $500 के बीच में ही है। कुछ जगह $100 में मिल जाता है, कुछ जगह $300 में भी मिलेगा पर नाइट का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह लेते हो, बट एवरेज अगर $100 मान लो कि आपका पर डे का लगेगा ही लगेगा। हाँ, बट एक ऑप्शन और है, अगर आप होटल्स नहीं प्रेफर करते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है होटल्स थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस और हैं। या तो आप मोटल्स ट्राई कर सकते हैं, मोटल्स के प्राइस होटल से थोड़ा सस्ता होता है, और वो अच्छे कंडीशन में भी होते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल करने आए हैं तो आप ज़्यादा स्टे करेंगे नहीं। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ट्रैवल कर रहे हो ना आप, तो अपने रहने पे ना खर्चा कम से कम करो, ताकि आप बाकी चीज़ों को एंजॉय कर पाओ, घूमने में, खाने पीने में, चाहे शॉपिंग में यूज़ कर लो। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप यूज़ कर सकते हो पैसा। तो अगर पैसा आपका जहाँ बचता है वो बचाओ प्लीज़। तो और अब हाँ, सेकंड ऑप्शन ये भी है कि एयरबीएनबी आप कर सकते हो। एयरबीएनबी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने भी ट्राई किया था। हम कैलिफोर्निया गए थे, तो वहाँ पे हमने एयरबीएनबी पे करके 3 दिन के लिए रूम लिया था एक। तो वो बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। एयरबीएनबी की कॉस्ट जो आती है, एयरबीएनबी और मोटल की कॉस्ट, और एवरेज अगर देखा जाए तो ना $50 से $100 के बीच में ही पड़ते हैं। तो एक होटल से के मुकाबले तो सस्ता ही पड़ता है। तो आप ये ऑप्शन भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो आपका ये ऑप्शन हो गया। देन उसके बाद आ गई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करने के लिए। आप कैब यूज़ कर सकते हो, आप सबवे यूज़ कर सकते हो, जो हमारे यहाँ की मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो होती है, वही वहाँ पे एक सबवे ट्रेन है, जो छोटी सी ट्रेन होती है, जो आपको पूरी सिटी में घुमाती है। सबवे हो गई। फेरीज है, तो फेरी तो वो पानी की बोट है जो अलग अलग जगह पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। सस्ती होती है बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत टाइम लगता है उसमें। एंड देन आपके पास ऑप्शन है बस का। देन अगर आपको और भी जैसे शहर में घूमना है, आप अगर डाउनटाउन में हो या फिर किसी जगह पे अपने होटल के आसपास कहीं घूमना है, तो आप साइकिल भी रेंट कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड $10 पर राइड पड़ता है, पर डे के लिए पड़ता है। तो $10 दे के आप साइकिल भी रेंट पे कर सकते हो। मैं एयरपोर्ट से, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से अपने दोस्तों के घर गया था, वहाँ पे हम रह रहे थे। तो वहाँ तक की जर्नी के मुझे कैब से पड़ गए थे $200। तो वो थोड़ा सा महंगा है, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पर लगेज इतना सारा है तो हम उसको लेके मेट्रो में नहीं घूम पाएंगे। अब फूड टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरीके से आप कहाँ पे जाना चाहते हो, कहाँ पे खाओगे, क्या चीज़ें खाना पसंद करते हो। तो वहाँ $10 में आपको एक मील मिल जाएगा बेसिक एवरेज। आप उसके अलावा ऑप्शन देख सकते हो, सबवे है। देन उसके बाद आप स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ का स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज अगर आप बेसिक से बेसिक रेस्टोरेंट में जाओगे तो एवरेजली $23 का पर मील पड़ जाता है, जो एवरेज कॉस्ट है। और $50 to $100 आपका एक दिन में खर्च हो जाएगा खाने पे। तो ये आप फैक्टर एक याद रखना कि $50 से $100 का एक आपका दिन का खाने का खर्चा होगा ही होगा, 2 से 3 मील्स अगर आप दिन में खाते हो तो ये हो गया हमारा फूड का ऑप्शन। देन आप, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, ट्रांसपोर्टेशन में आप ना कार भी रेंट पे कर सकते हो, क्योंकि रेंट पे अगर आप कार ले लो तो आपको पेट्रोल वहाँ सस्ता ही है, ज़्यादा कोई महंगा नहीं पड़ता। अगर आप रेंट पे कार ले लेते हो तो आप वो भी चला के अपने सिटी में कहीं पे भी अगर आपको घूमना हो तो आप जा सकते हो। हमने भी जब कैलिफोर्निया में गए थे, तो हमारे दोस्त के पास लाइसेंस था, तो वो उसने भी हमारे लिए रेंट पे कार ले ली थी, और वहीं से उससे हम घूम रहे थे, तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो गया था कि अपनी गाड़ी होती है। हाँ, एक फैक्टर है कि अगर आप ट्रैवल करने गए हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा लाइसेंस का इशू आएगा। तो उसके लिए IDP, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट होता है, वो आपको अप्लाई करना होता है आपको होम कंट्री से ही। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से आपको अप्लाई करना होगा, अपना RTO ऑफिस से जाके अप्लाई करना होता है। वो पूरा प्रोसेस आपको दिख जाएगा गूगल पे भी। तो वो वाला अगर आप परमिट ले लेते हो तो आप 1 साल के लिए वैलिड हो, आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। लॉन्ड्री, अब आई डोंट नो कि लॉन्ड्री का ज़्यादा यूज़ होगा कि नहीं। अगर आप एक हफ्ता के लिए जा रहे हो, एक हफ्ते के लिए अगर कोई जा रहा है तो मोस्टली वो कपड़े लेके जाते हैं एक हफ्ते के हिसाब से, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेरे केस में क्या था कि मैं पूरे 1 महीने के लिए गया था, तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी।
तो उस केस में लॉन्ड्री का ऑप्शन ये है कि आप अगर लॉन्ड्री वहाँ पे ना कई सारी शॉप्स बनी हुई है लॉन्ड्री की, तो उसमें अगर आप एवरेजली मान लो $2 से $3 पर लॉट का लगता है। तो अब फाइनली जितना भी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि कितना खर्चा आ जाएगा, तो इसको हम एक कैलकुलेशन करते हैं अगर एक हफ्ते के हिसाब से। अगर तो मैं बेसिकली अगर आपको एक सिटी के हिसाब से बताऊँ एवरेज, कि अगर आप यहाँ दिल्ली से न्यूयॉर्क गए हो, तो एवरेज कॉस्ट स्टार्टिंग से हम करते हैं पहले होटल का खर्चा, जो कि एक वीक का मतलब 7 डेज के हिसाब से अगर हम देखा जाए $100 अगर एवरेज लगा लें, तो $700 आपके उसमें लग जाएंगे होटल का खर्चे में। देन आपके फूड का खर्चा, जो कि खाने का खर्चा मैंने आपको बता दिया है कि एवरेजली लग जाता है $30 to $50 पूरा लग जाएगा मील का। तो एवरेज अगर आप लगाओ $500, ये पूरे हफ्ते का आपका खाने का खर्चा लग सकता है इसमें। देन उसके बाद आया ट्रैवल का कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सबवे, बस या कैब, ये सब आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। हो सकता है एयरपोर्ट से जाना हो आपको किसी के घर, तो एवरेजली मंथ पूरे एक वीक का देखा जाए तो कॉस्ट जो आएगी $1000 के हिसाब से आप लगा लेते हैं कि $1000 तक आपका पूरा खर्च होगा ट्रैवलिंग में। देन उसके बाद फ्लाइट का खर्चा, जो सबसे मेन फ्लाइट है दिल्ली से न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क से दिल्ली, अगर आप वंस मतलब पूरे आने जाने की फ़्लाइट कर रहे हैं, तो अप्रॉक्स मैंने आपको बताया कि 80,000 से 1 लाख का लगेगा। सो $1000 उसका भी मान लीजिए। देन वीज़ा का खर्चा मैंने आपको बताया $185, तो आपका जो फीस है वही लगेगी, प्लस अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें ऊपर नीचे कोई खर्चा मान लो $15 उसमें ऐड करके $200 का एवरेज कॉस्ट हम निकाल लेते हैं कि वीज़ा का आपका $200 खर्चा है। सो अब आ रही है इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस वाला फैक्टर में आई डोंट नो कि वो मैंडेटरी है कि नहीं, बट सीरियसली मेरे केस में क्या था कि हमने तो एक इंश्योरेंस लिया था, ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे जाके क्या हो क्या नहीं हो, मेडिकल की कोई ज़रूरत पड़ जाए। तो इंश्योरेंस लेना एक ट्रैवलिंग के दौरान में ना थोड़ा एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो उसकी कॉस्टिंग भी हम ऐड कर लेते हैं, जो कि आएगी $50। इंश्योरेंस की $50 की कॉस्ट हम ऐड कर लेते हैं, जो कि आता है ₹4000 के आसपास आ गए। देन आ गया मिसलेनियस का खर्चा, जो कि ऐसा खर्चा है जो कि आपको नहीं पता कैसे हो जाएगा। पानी की बॉटल्स लेनी है, सुवेनियर्स लेने हैं, या अचानक से कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ गई, तो वो कोई भी खर्चे हो सकते हैं। तो मिसलेनियस खर्चे को हम $250 लेके चलते हैं कि एवरेज $250 आपके मिसलेनियस खर्चों में हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा टोटल जो बनता है वो होता है $3700, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख INR के आसपास आता है। तो और ये फैक्टर भी आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ सिंगल बंदे की कॉस्ट है। बट इसी में अगर आप एक और बंदा ऐड कर लेते हैं, लाइक अगर आप कपल है, तो अगर आप 2 लोग जाते हैं तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आपके एडिशनल हो गए। लाइक उसमें 2 बंदों के 6 लाख नहीं आएगा, फिर वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि होटल की कॉस्ट आपकी उसी में ही ऐड हो गई, आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट दोनों ही साथ में, अगर आप कैब जा रहे हैं तो दोनों साथ में जा सकते हैं। खाने का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा, अगर मिल के खाओगे तो ऑब्वियसली कम ही लगेगा। तो जहाँ पैसा बचता है वो बचाना चाहिए अगर ट्रैवल, मेरे हिसाब से अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो बेस्ट यही चीज़ है। और वीडियो भी हम इसलिए बना रहे हैं कि किस तरीके से आप कम से कम पैसों में अपना यूएस का ट्रैवल प्लान कर सकते। तो 3 से 6 लाख के बीच का खर्चा एक कपल का, और अगर सिंगल बंदा है तो 3 लाख के आसपास का खर्चा एक बंदे का आता है सिंगल। तो आपको ये 6 महीने पहले से ही प्लान करना है कि आप अपने अकाउंट में कितना पैसा जोड़ के रख रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, क्योंकि आप वीज़ा के लिए भी आप अकाउंट में पैसा दिखाएंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट में अच्छे से अच्छे मतलब 7-8 लाख रुपए तक आराम से पैसा दिखाइए, और देन अपना पूरा ट्रैवल प्लान उसी पैसों से करिए जैसे आपको वीज़ा मिल जाता है। और जितनी जल्दी आप प्लान करेंगे, 2-3 महीने अगर टिकट पहले बुक करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। होटल की बुकिंग भी अगर आप जितनी पहले करेंगे तो आपको सस्ती सस्ती मिलेंगी। सर्दियों में जाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो फेस्टिवल टाइम होता है उनका। बट अगर आप गर्मियों में जाएंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि गर्मियों का टाइम सबसे बेस्ट होता है घूमने का, आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे और ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, क्योंकि स्नो के टाइम में तो ऑब्वियसली ज़्यादा मोटे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं तो लगेज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो गर्मियों का टाइम आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आपको कम से कम पैसों में ट्रैवल करना है यूएस। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा। प्लीज़ आप सब बाकी सारी वीडियो ज़रूर देखना। ये मेरे सारे स्टॉक्स के चैनल पे हमने सारी वीडियोस डाली हुई हैं, कहाँ कहाँ मैं घूमने गया था, न्यूयॉर्क, LA, नाइग्रा फॉल्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारी वीडियोस मैंने इसमें बना के डाली हुई है। अगर आपको उसमें कुछ भी मतलब आपको उसमें कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि मैं किधर किधर जगह गया था, उसकी क्या कॉस्ट लगी थी मेरी। ये सारी डिटेल्स में आपको वीडियो में वैसे मिल भी जाएगी, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वापस फिर इसमें बता भी दूंगा कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिनको जाना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो को प्यार मिलता रहे, ताकि और ऐसी वीडियोज़ में और बनाता रहूँ इन्फॉर्मेटिव, आपको भी पसंद आए और मेरे को भी आपका प्यार मिले। थैंक यू सो मच।
एंड सी यू।